हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी ई 144 का यूनिट सेकंड। तो यूनिट वन मैंने करा दिया है, जिसने भी नहीं देखा प्लीज वो जाके देख लेना। आज हम यूनिट सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको साउथ एशिया कंट्री तो पता ही होगा, बता दिया था मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है। कितनी कंट्री आती है टोटल? 8 कंट्री आती है आपके किसके अंदर? साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, ये सारी कंट्री आपके साउथ एशिया का पार्ट है। भाई पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो पहले यूनिट के अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था साउथ एशिया कंट्री के बारे में। कौन कौन सी कंट्री है, ज्योग्राफी के बारे में बताया था कि किस कंट्री के अंदर क्या क्या है। देन उसके बाद मैंने आपको थोड़ा उनका हिस्ट्री को लेकर बताया था कि कैसे वो प्रोमिनेंस रहा है हिस्ट्री के अंदर। तो काफी कुछ रहा था, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद मिडवल टाइम की बात करी थी। देन उसके बाद हमने कॉलोनाइजेशन देखा था उनका। ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट चैलेंजेस भी देखे थे। तो ये सारी बातें हमने करी थी, ज्योग्राफी भी हमने देखी थी, और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर भी और कॉपरेशन के बारे में भी जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड नेशनलिज्म इन साउथ एशिया। भाई देखो, जितना भी स्ट्रगल हुआ है इंडिपेंडेंस को लेकर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, भूटान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इनके अंदर जितना भी इंडिपेंडेंस को लेकर स्ट्रगल हुआ जिस जिस कंट्री के अंदर, उनकी हम बातें करने वाले कि उनका स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ था और कब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव करी है, और नेशनलिज्म कैसे ग्रो होता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा रहने वाला है, तो यही आपका पूरा चैप्टर है। पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। देन उसके बाद नेशनलिज्म कैसे ग्रो होता है साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, इनका हम क्या देखेंगे, इनका हम और फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे। एक एक का करके बात करेंगे। इंडिया का तो आपने देख ही रखा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश का भी पता होगा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये थोड़ा नया लगेगा आपको, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं सारा। ठीक है, कभी सोचो कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश का नहीं पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी सारा। तो करते स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। तो साउथ एशिया की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत पुरानी है। कितने? 7,000 साल पुरानी है। 7,000 साल पहले साउथ एशिया काफी रिच था और काफी डाइवर्स कल्चर थे इसके अंदर। यहाँ पे जो लोग थे वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन सभी के सभी मिलकर हार्मनी और पीस बना के रखते थे। ओवर द टाइम क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेशन स्टार्ट हुआ, लोगों ने इन्वेड करना स्टार्ट करा किसको? साउथ एशिया को। पहले आर्यन आए, फिर ग्रीक आए, फिर मुगल्स आए, फिर यूरोपियंस आए, और इन्होंने क्या करा, इन्वेड करके एक्सप्लॉयटेशन कर डाला। पहले तो जो इन्वेडर्स हुआ करते थे वो आके सेटल हो जाते थे और वो लोकल कल्चर का पार्ट बन जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुगल्स आए, उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी और वो लोकल कल्चर का ही पार्ट बन गए। ठीक है। आर्यन, ग्रीक, ये सब ने ऐसा ही करा, इन्वेड करा, फिर उसके बाद यहीं पे आके सेटल हो गए। लेकिन ब्रिटेन ने इससे अलग करा। जब ब्रिटिश ने यहाँ पे आके इन्वेड करा साउथ एशियन कंट्रीज को, तो उन्होंने यहाँ पे कॉलोनाइज करके रख दिया। कॉलोनाइज मतलब उसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज थी उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे उनको कॉलोनी बना के रखा। पूरा जितना भी गुड्स वगैरह होता था, रॉ मटेरियल, उस सब का सोर्स बना दिया इन कंट्री को, और यहाँ से गुड़ उठा के अपनी कंट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो साउथ एशिया अब किसके ऊपर डिपेंड होने लगा? ब्रिटेन के ऊपर। मतलब देखो भाई, जैसे मैंने किसी से कॉटन लिया है, ठीक है, जैसे इंडिया से मैंने कॉटन उठा लिया है, और वही कॉटन उठा के मैंने ब्रिटेन में पहुंचा दिया है। अब ब्रिटेन से उसी कॉटन की शर्ट बन के यहाँ पे आएगी। मतलब मार्केट कहाँ पे हुई? इंडिया मार्केट हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ पे हुई? ब्रिटेन। तो मतलब हम गुड्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो गए? ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हमको डिपेंड कर दिया, हमारा पूरा रॉ मटेरियल वहां पे जाता था, वहां से मैन्युफैक्चर होके इंडिया के अंदर आता था। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे एक्सप्लॉइट करा है, पूरा एक्सप्लॉइट करके रख दिया। अब ब्रिटेन ने क्या करा, अपने वहां पे डेवलपमेंट करा, यहाँ पे कुछ नहीं करा, हमको सिर्फ एक्सप्लॉइट करा। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन यहाँ पे नेशनलिज्म भी ग्रो होता है। जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने देखा कि पूरा जो देश है वो बटा हुआ है, इंडिया ही क्या हर जगह बटा हुआ था। तो मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग तो है नहीं, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म क्या हुआ, राइज हुआ। ठीक है, लोगों ने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट,
लोगों ने फाइट करा किसके लिए? फ्रीडम के लिए, कि भाई हमको आजादी चाहिए। तुम बाहर से आए हो, हमको इन्वेट कर लिया है और ऊपर से अपनी तानाशाही चला रहे हो। ठीक है, और इसी की वजह से हमारा साउथ एशियन कंट्रीज क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई, जब उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करने स्टार्ट किया। तो हिस्ट्री जो है उसके अंदर काफी चैलेंज भी है और काफी स्ट्रेंथ भी है, इस रीजन के अंदर ओवर द टाइम हमको देखने के लिए मिला है कि पहले तो एकदम मतलब सोने की चिड़िया के जैसा था, लेकिन बाद में उसी को शोषण कर डाला। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस स्ट्रेंथ भी हमको दिखती है। अब हम देखते हैं साउथ एशिया के अंदर नेशनलिज्म के बारे में कि कैसे ग्रो हुआ है। तो साउथ एशिया के अंदर कॉलोनियल रूल रहा था। कॉलोनियल रूल मतलब बाहर से कंट्री आके उसको कॉलोनी बना रही है। ठीक है, कॉलोनी बना के रख दी है। उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है, सोशली भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकली, हर चीज उन्होंने अपना कंट्रोल में रख लिया है। ठीक है, तो उन्होंने कॉलोनी बना के रख दिया था, किसने? यूरोपियन कंट्रीज ने, नॉट ओनली ब्रिटिश, यूरोपियन कंट्रीज ने। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर उन्होंने कंट्रोल किया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये डायरेक्टली कंट्रोल थे किसके? ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश ही क्या करता था, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने अपना पार्ट बना लिया। मतलब इन्होंने पूरा डायरेक्टली कंट्रोल करके रखा था। श्रीलंका को कंट्रोल कर रहा था कौन? वहां का ब्रिटेन। मतलब इनको भी जैसे इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था, ऐसे ही श्रीलंका को कंट्रोल करके रखा था। ऐसे ही इनको कॉलोनी बना के रखा था। लेकिन जो नेपाल, भूटान, मालदीव थे, इसके अंदर मतलब डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था इनका। ये बोल रहे थे तुम अपना देश का, जैसे तुमको अपनी इकोनॉमी संभालनी है, जिस तरीके से तुमको अपने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाना है तुम बनाओ, लेकिन तुम्हारा बाहर का जितना मैटर होगा, ठीक है, बाहर का तुम्हारा जितना भी दूसरे देश से कैसे रिलेशन बना के रखना है, कैसा कैसे बातचीत करनी है, कौन सी ट्रीटी करनी है, वो हम ब्रिटिश लोग करेंगे। मतलब बाहरी मामले हम संभालेंगे, तुम अपना देश का संभालो। तो ये ऐसा कंट्रोल इन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल नेपाल, भूटान और मालदीव के अंदर रखा। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर इनका डायरेक्ट कंट्रोल रहा। अब इसी से क्या होता है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म राइज होता है। लोग बड़े परेशान हो गए थे ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश का शोषण देखते देखते। ये अनफेयर ट्रीटमेंट जो गोरा काले का चल रहा था ना ब्रिटिश के साथ और गोरे लोगों का, इससे लोग परेशान हो चुके थे। लोगों को ऐसा लग रहा था यार अपने देश में हमारे ऊपर आजादी नहीं है, हमको आजादी नहीं है। तो लोग परेशान हो गए, उन्होंने बोला बहुत हो चुका है। लोगों ने बोला अब तुम अपना कंट्रोल यहाँ से हटाओ। ठीक है, अपना कंट्रोल यहाँ से हटाओ। लोग इंस्पायर हो गए, अपनी फ्रीडम के लिए इक्वालिटी को डिमांड करने लगे। बोले तुम एक तो बाहर से आए हो और फिर आके हम ही को इन्फीरियर दिखा रहे हो, अपने आप को सुप्रीम बना रहे हो हमारे सामने। हम इक्वल है भाई, हमारा जाके हिस्ट्री देखो। तो इसलिए लोगों ने बोला कि भगाओ इन ब्रिटिश को और अपना राइट्स, अपना अधिकार क्लेम करो, तुम खुद लेकर आओ अपना यहाँ पे। जो नेशनलिज्म है वो एक पॉजिटिव फोर्स है। लोगों ने क्या करा, लड़ाई करी अपनी फ्रीडम के लिए और उन्होंने अपने यहाँ पे एक फेयर कंट्री बनाने की कोशिश करी, अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी या एक अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करी। लोग इंस्पायर हुए, इंडिया इंस्पायर हुआ। ठीक है, इंडिया से इंस्पायर हुई बहुत सारी कंट्री, इंडिया भी इंस्पायर हुआ था। किससे हुआ था? रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन देखा उन्होंने, उसके बाद हमको भी लगा यार हमको भी अपने यहाँ पे अपना सरकार बनाने का है, बहुत हो गया कंट्रोल। ठीक है, देखा बाहर की कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही है तो हमको भी होना है ना। तो जिस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो उससे श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये भी पॉलिटिकली अवेयर हुए। ठीक है, तो ये ऐसी इस तरीके से नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों के अंदर ग्रो हुआ है। अब एक एक कंट्री का हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे। तो बहुत ही मस्त है ये टॉपिक, तो अच्छे से सुनने का, एक स्टोरी टाइप का, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मतलब पॉलिटी के अंदर आपको हिस्ट्री वाली फीलिंग आने वाली है। तो फ्रीडम स्ट्रगल इन साउथ एशिया, साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज है उसके अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए उनका एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम अपने भारत इंडिया को उठाते हैं। तो इंडिया के अंदर पहले राइज होता है नेशनलिज्म। भाई ब्रिटिश लोगों ने भर भर के इंडियंस को क्या करा, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा बहुत ज्यादा। हमको एकदम मतलब इतना बेकार कंडीशन पे छोड़ा था, पूछो ही, मतलब इतना ज्यादा हम पॉवर्टी से जूझ रहे थे उस टाइम पे। और जब ये आए थे, जब हम एकदम सोने की चिड़िया के जैसे थे, माना इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन करा था, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा भारत था वो यूनिफाइड हो गया था। हमको हम वाली फीलिंग आने लगी थी, भाई हम सब इंडियन है, ये हमको पता चल गया था। पहले राज्य के अंदर डिवाइडेड था, लेकिन अब पूरा एक भारत का मैप हमारी नजरों में बनने लगा था, हमारी आंखों में आने लगा था। जो ब्रिटिश थे उन्होंने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे हो गया, एजुकेशन और मीडिया, इन सबको इंट्रोड्यूस करा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उनका मतलब कुछ और था। बट ठीक है यार, अपना बेनिफिट भी हुआ जिससे लोग नेशनली अवेयर हुए।
अब ना 1885 से लेके 1905 की बात करते हैं। अब होता क्या है, 1885 के अंदर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनती है। यहाँ पे जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसको लीड कर रहे थे कौन? मॉडरेट। अब ये मॉडरेट कौन होते हैं? मॉडरेट भाई बड़े प्यार से प्रेम से बात करते हैं। वो कभी आके ये नहीं बोलेंगे कि हम मूवमेंट करेंगे, हम एकदम आपका पूरा जितना भी प्रोडक्ट वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं, हम उनको बिल्कुल ही अबॉलिश कर देंगे, या फिर हम आपके लॉज को वो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल प्यार से प्रेम से बात करते हैं। मॉडरेट लीडर जो रिफॉर्म की बात करते हैं कि देखो भाई, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हमको गवर्नमेंट के अंदर दो, और थोड़ा हमारा इंडस्ट्री को प्रमोट वगैरह करो, क्या तुमने अपना पूरा वो रखा है। बहुत प्रेम से, बहुत ही प्यार तरीके से बात करते हैं। ये डिमांड करते हैं, इनको लगता है कि ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे हैं और ध्यान से प्यार शांति से सुन लेंगे। अगर शांति से अपनी डिमांड करते हैं, डिमांड तो करते हैं लेकिन बड़ी शांति से। ये था मॉडरेट का टाइम। लेकिन 1905 के अंदर क्या होता है, हमारा एक्सट्रीम का फेज आ जाता है। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, एक्सट्रीमिट्स, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं बहुत हो गया शांति। शांति के चक्कर में अपना बंगाल का विभाजन हो चुका है। बंगाल को डिवाइड कर दिया उन्होंने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बदल दिया है। आज का हम वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, ये इन्होंने ही 1905 में बंगाल को डिवाइड करके रख दिया था। बोले ये ब्रिटिश लोगों ने बंगाल को पार्टिसिपेट कर दिया है, सॉरी, पार्टीशन कर दिया है बंगाल को। तुम क्या करके मानोगे? ये शांति से नहीं सुनने वाले, ऐसे ही तुम्हारे पूरे देश को बांट के चले जाएंगे। तो लोगों के अंदर एग्रीगेशन बढ़ गया, लोगों के अंदर एकदम से खून फूक गया लोगों का। लोगों ने बोला कि यार इनका जो इतना भी सामान है इसको बॉयकट करो ना, हम खुद अपना सेल्फ रिलायंस बनेंगे, हम खुद अपना कपड़ा बनाएंगे। भाड़ में जाओ, हमको नहीं चाहिए इनका कपड़ा, हमको नहीं पहनने का इनका शर्ट वगैरह, अपना खादी कपड़ा पहनेंगे, अपना मस्त रहेंगे। हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का है, ये तो हमको बांट के चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बढ़ते चले गए। अब होता क्या है कि 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी आते हैं, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ये एक नई चीज लेकर आते हैं, नॉन वायलेंस अप्रोच। ठीक है कि भाई देखो, ऐसे तो नहीं सुनने वाले। हाँ, तुम मूवमेंट करोगे, तुम थोड़ा वायलेंस स्टार्ट करोगे, लेकिन वायलेंस करने से यार तुमको ये दबा देंगे, फिर और ये थोड़ा सा वैसा हो जाएंगे। तो इसलिए तुमको नॉन वायलेंट अप्रोच को अपनाना है। अपना ही देश है और हम ही पे बैठेंगे, ये थोड़ी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा कि तुम इन लोगों के साथ कोऑपरेट ही मत करो ना। जब तुम इन लोगों की बात ही नहीं सुनोगे तो अपने आप वो चले ही जाएंगे, तो तुम कोऑपरेट करना ही बंद कर दो। इनका सामान, इनका बॉयकट करना स्टार्ट करो। इन्होंने सरकारी स्कूल खोल के रखा है, मत जाओ। इन्होंने सरकारी कॉलेज खोल के रखा है, सरकारी अस्पताल खोल के रखा है, मत जाओ। इनका काम चलेगा ही नहीं। इन्होंने मार्केट के अंदर अपना सामान रखा हुआ है, ब्रिटेन से लेकर आ रहे हैं, तो तुम क्यों खरीद रहे हो? तुम मत खरीदो। जब इनकी मार्केट ठप हो जाएगी, इनके पास पैसा ही नहीं आएगा, तो अपने आप भाग जाएंगे। तो उन्होंने बोला बॉयकट कर दो भाई, इनका जितना भी सामान है सबको बॉयकट करो। इस मूवमेंट के अंदर पूरा वो यूनाइट करना चाहते थे हिंदू और मुस्लिम को। और मुस्लिम हिंदू का कॉन्सेप्ट उन्होंने बंगाल वाले उसमें ही कर दिया था, जब उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करा था। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 1922 के अंदर आपने वो चोरा चोरी वाला मूवमेंट पढ़ा होगा, चोरा चोरी वाला, है ना? तो उसमें क्या हुआ, उसमें वायलेंस हो जाता है। अब गांधी जी बोलते हैं यार मैंने तो शांति की बात करी थी, मेरा शांति का कॉन्सेप्ट तो गया, हिंसा का कॉन्सेप्ट। बोले कि नहीं नहीं, शांति शांति, तो मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करूंगा। उन्होंने इस मूवमेंट को वहीं रोक दिया। इन्होंने 1922 के अंदर ये मूवमेंट को रोक दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो इन्होंने चलाया हुआ था उसको रोक देते हैं। अब क्या होता है, 1922 के अंदर जो कांग्रेस है वो डिमांड करने लगती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। पहले तो हम बोल रहे थे ठीक है, राजा रानी का रोल है, ठीक है, लेकिन हमको भी थोड़ा सा दो ना, रिप्रेजेंटेशन हमारा भी बढ़ाओ इंडियन का। पहले तुम बोल रहे ठीक है यार, तुम्हारा कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन पहले हमको भी तो थोड़ा बहुत तुम कुछ दो ना। तुम तो पूरा ब्रिटिश लोगों को बैठा के बैठे हो, तुम ही लॉ बना रहे हो, तुम ही सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन दो। लेकिन बाद में हमने बोला यार तुम तो भाई पराए हो, तुम आए हो और आके अपनी बात चला रहे हो। वो लेकिन नहीं नहीं, अब कांग्रेस ने पूरा कंप्लीट फ्रीडम के, इंडिपेंडेंट की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला अब हमको कोई रिफॉर्म वगैरह नहीं चाहिए तुम्हारी गवर्नमेंट के अंदर, हमको तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए। हम आजाद होना चाहते हैं, हम सेल्फ रूल, हमको स्वराज चाहिए, हमको अपना खुद का रूल चाहिए। तो 1930 में जो गांधी है उन्होंने सोल्ट मार्च स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, ये क्विक इंडिया मूवमेंट वगैरह इसी टाइम पे मतलब 1942 के बाद स्टार्ट हो जाता है वैसे तो। वो बोलते हैं कि ये जितना भी ब्रिटिश का लॉ वगैरह है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हो। बोलते हैं इसको करो भाई, सिविल डिसोबीडियंस मतलब जितना भी सिविल लॉ है उनको तुम डिसोबे करना स्टार्ट कर दो।
उनको तुम ओबे ही नहीं करो। भाई ये गांधी जी ने जो ये कॉन्सेप्ट डाला है सिविल डिसोबीडियंस का, मुझे ऐसा लगता है आज के लोगों में भी ये हुआ है। उन्होंने बोला कि जितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ वगैरह बनाया है इसको तुम फॉलो ही मत करो। और आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ वगैरह बनाए हैं और इंडियन के लोग ही खुद ही उसको फॉलो नहीं करते हैं। ट्रैफिक लॉ किसी को नहीं फॉलो करना। मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस का जो वो है ना अभी तक है लोगों के अंदर, बट ये आया अभी तक गया नहीं है। फ्रीडम मिल गई है लेकिन अभी भी सिविल डिसोबीडियंस चल रहा है, लागू है, कोई लॉ वगैरह कोई फॉलो नहीं करता। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं करता, लेकिन आज के टाइम पे तुम देख लोगे कितने लोग फॉलो करते हैं। जाओ तुम रोड पे दिख जाएगा तुम्हें कितने लोग हेलमेट पहनते हैं, कितने लोग उस ट्रैफिक उनको रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई नहीं करता ना। ये किसी को शांति ही नहीं है। तो बोले कि जितना भी ब्रिटिश का लॉ वगैरह इसको ब्रेक करो यार, ठीक है, और मास मूवमेंट स्टार्ट कर दो, सभी के सभी लोग प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दो। अब ये प्रोटेस्ट चलने लगा, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यहीं पे मुस्लिम लीग स्टार्ट करती है अपना खुद का डिमांड कि हमको अपना अलग देश चाहिए। है मतलब हम यहाँ आजादी के पीछे पागल हो रहे हैं, तुम बोल रहे हो अलग से देश चाहिए। हम यहाँ पहले भारत मिल जाए वही काफी है, तुम अपना और अलग से खाब बना रहे हो। इससे और टेंशन क्रिएट हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। ब्रिटिश डिक्लेयर कर देता है वॉर, बिना इंडियन लीडर से पूछे हुए। मतलब हमारे इंडियन लोगों को, हमारी इंडियन आर्मी को लेके जाके तुम लड़वा रहे हो, और हम यहाँ पे आजादी मांग रहे हैं, हमको दो, हमको आजादी दो, लेकिन तुम दे नहीं रहे हो। ऊपर से हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो और हमारे लोगों को जाके तुम वहां पे जंग में लड़ा रहे हो। बोले यार तुमने विदाउट परमिशन तो एक तो हमसे कंसल्ट नहीं लिया, वॉर स्टार्ट कर दिया, अब हमको नहीं चाहिए तुम्हारे रूल, अब ऐसे करो क्योंकि इंडिया मूवमेंट स्टार्ट है, निकलो यहाँ से, अब बहुत हो गया तुम्हारा। ब्रिटिश अब लीव हो जाओ बिल्कुल। अब इस टाइम पे वायलेंस प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश भी वीक होने लगा, वही है कि सॉरी ब्रिटेन भी वीक होने लगा। वही है कि तुम जब वॉर लड़ते हो, तुम जीतो या हारो, तुम्हारी इकोनॉमी ठप तो होगी। अब प्रेशर आने लगते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करो, इंडिया को इंडिपेंडेंट करो। अब तुम्हारी हालत इतनी घटिया हो चुकी है कि तुम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि दूसरे को उठा सको, नहीं हो पाएगा ना। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग ने दोनों ही एग्री नहीं हो पा रहे थे इंडिया के फ्यूचर को लेकर। माउंटबेटन वाला तुम्हारे को पूरा कहानी पता होगा वैसे हिस्ट्री का। तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग अपना अलग डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान। कांग्रेस बोल रही है यार भारत दे दो भाई, हमको आजाद कर दो। अब क्या होता है, इसी का रिजल्ट निकलता है इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको डिवाइड भी कर दिया जाता है। तो ये ना, जन्म हुआ है लेकिन विद पार्टीशन के साथ। उसकी वजह से बहुत सारा वायलेंस और मास माइग्रेशन होता है। पंजाब से लोग जाके पाकिस्तान जा रहे हैं, और उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, वहां से उठ के लोग बंगाल आ रहे हैं, बंगाल से जाके ईस्ट पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो एक काफी बड़ी लोगों के अंदर दिक्कत बन गई थी, मतलब वायलेंस हो रहा है, धर्म के नाम पे लोग आपस में मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अलग ही सीन चल रहा था। यहीं से जन्म होता है पाकिस्तान का। तो ऐसे हमारा ये पूरा कहानी रहा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का। हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का जो आइडिया स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है भाई, हिंदू और मुस्लिम के कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला कम्युनलिज्म, मतलब हमारे जैसे लोग, अगर हम एक धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, एक रिलीजियस के रहेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट भी सेम होगा। मतलब अपने धर्म के लोगों का सेम इंटरेस्ट होगा। इनका कहना यही है कि तुम एक धर्म के हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी एक ही होगा, एक जैसा ही होगा। अच्छा, उन्होंने बोला ये हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता। अच्छा जी। तो इसी की वजह से उन्होंने डिमांड करा कि हमको मुस्लिम को अपना अलग से कंट्री चाहिए, और वो चाहिए पाकिस्तान। इसी की वजह से हमारा पार्टीशन हो जाता है इंडिया का, और फिर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। मुस्लिम लीग जो डिमांड करती है 1906 के अंदर ही, मतलब मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल ग्रुप बनता है जो राइट की बात करता है, किसकी, मुस्लिम्स की। ठीक है, वो राइट की बात करते हैं, इनकी डिमांड की बात करते हैं। 1930 में जो मोहम्मद अली जिन्ना था, वो डिमांड करना स्टार्ट कर देता है मुस्लिम स्टेट का, इवेंचुअली जो कि पाकिस्तान भी बन जाता है, बाद में पाकिस्तान भी बन जाता है। 1940 में जो मुस्लिम लीग है वो डिक्लेयर कर देती है हिंदू मुस्लिम जो है वो दोनों अलग अलग देश है, जिसके बाद बहुत सारा रियोत और बहुत सारा वायलेंस होता है, और पाकिस्तान भी फॉर्म हो जाता है 1947 के अंदर। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान भी बन गया। ठीक है। अब ये पाकिस्तान जब बना था ना, जिस तरीके से हम आपको भारत बना के दिखाते हैं, इससे वैसे थोड़ा ठीक सा तो नहीं बनेगा, बट बनाने की कोशिश करेगा यार। देखो भाई,
ये आप देखोगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, ऐसे। थोड़ा सा यार देख लेना, अजीब ही बन रहा है वैसे तो। ये कुछ ज्यादा ही बन गया, इतना होगा। ठीक है जी। तो आप इंडिया देख सकते हो, यहाँ पे था ये आपका आज का पाकिस्तान। ठीक है। और यहाँ पे आपका बांग्लादेश, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, ये पाकिस्तान। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, 15 अगस्त को, तो हमने क्या बोला था, पाकिस्तान दो बनेगा। एक तो इधर पाकिस्तान बनेगा जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोलेंगे, और एक इधर पाकिस्तान बोलेंगे जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलेंगे। ठीक है। तो दो पाकिस्तान बनाए गए। जो आज का पाकिस्तान है ना, पहले बांग्लादेश था। ठीक है। भाई ये बांग्लादेश बाद में बना है, लेकिन पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था ये। हमने दो पाकिस्तान बना के दिया था, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जो मुस्लिम की मेजोरिटी थी वो दो रीजन के अंदर थी। एक तो इधर की साइड, एक इधर की साइड, तो दो जगह हमको, ये दो हमको वो दिखते हैं। ठीक है। तो हमने दो पाकिस्तान बना के दिया। अब होता क्या है, पाकिस्तान तो बन गया। पाकिस्तान के बनने के बाद अब बांग्लादेश कैसे बना, ये क्वेश्चन आता है कि जब ईस्ट पाकिस्तान, तो ये बांग्लादेश कैसे बन गया। तो बांग्लादेश जो कि पहले पार्ट था पाकिस्तान का, इसको हम पहले क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। यहाँ पे काफी अलग था ये वेस्ट पाकिस्तान से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो रूल थी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही कर रही थी। और इन्होंने डिसाइड करा कि देखो भाई, उर्दू को हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, किसका, ईस्ट पाकिस्तान का। मतलब आज के बांग्लादेश का उन्होंने बोला कि हम उर्दू लैंग्वेज वहां का नेशनल लैंग्वेज बना देंगे। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। भाई बांग्लादेश के लोगों को गुस्सा क्यों आया? उन्होंने बोला यार, हम तो बोलते बंगाली है, तो ये काहे उर्दू लैंग्वेज हमारे ऊपर थोप रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी एक भी नहीं सुनी। गवर्नमेंट ने इनकी एक भी नहीं सुनी। अच्छा हाँ। लोगों ने, जो इस पाकिस्तान के लोग थे, उनको लग रहा था यार, सरकार तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है। ये पूरा पैसा, पूरा पावर तो वेस्ट पार्ट लेके बैठा है, वेस्ट पाकिस्तान लेके बैठा हुआ, आज का पाकिस्तान लेके बैठे हुए हैं। यहीं पे 1970 के अंदर अवामी लीग आती है, जिसको लीड कर रहे थे मजुमबार रहमान, जो कि इलेक्शन में जीत भी जाते हैं और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जीतते हैं। ठीक है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इनकी सरकार बन जाती है। ठीक है। ये डिमांड करते हैं और फ्रीडम की, बोलते हैं कि भाई ईस्ट पाकिस्तान को थोड़ा फ्रीडम दो, तुम क्या उर्दू लैंग्वेज इनके ऊपर थोप रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट अब भी नहीं सुनती है। गवर्नमेंट अभी भी नहीं सुनती है। 1917 के अंदर, 1971 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी आती है और वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देती है। क्यों? मतलब ये जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ की आर्मी आई है बांग्लादेश के ऊपर, जो पहले पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे आके उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट उठ रहे थे। लोगों ने बोला कि हमको अब पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहने का है, हमको अपना अलग से देश चाहिए, क्योंकि तुम हमारे ऊपर हर चीज थोप रहे हो। यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट होता है, लोगों को लगता है कि यार अब यहाँ पे रहने की जगह ही नहीं है। लोग उठकर कहाँ पे आ जाते हैं, इंडिया के अंदर आ जाते हैं, उनको याद आ जाता है अपना पुराना भारत। इंडिया इस टाइम पे इस मूवमेंट को सपोर्ट भी करता है कि यार, जब तुम उन लोगों को नहीं चाहिए तुम्हारा रूल, तो काहे तुम उनके पीछे पड़े हो। तुम एक तो उसको फ्रीडम भी नहीं दे रहे हो, उसको पावर भी नहीं दे रहे हो, पूरा कंट्रोल करके बैठे हो उनके ऊपर, अलग से तुम सभी चीजें थोप रहे हो। तो इंडिया ने सपोर्ट करा किसको, बांग्लादेश को। इंडिया ने वॉर भी करा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। और फिर एट द लास्ट 1971 के अंदर, दिसंबर के अंदर, जो पाकिस्तान है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया जाता है बांग्लादेश, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, जहां पे पाकिस्तान के लोगों को राइट्स भी दिया जाता है और उनको इंडिपेंडेंट भी कर दिया जाता है और उनकी खुद की कंट्री बना के दे दी जाती है। तो ऐसे हमारा बांग्लादेश फॉर्म हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया तीनों कंट्री के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ। तो मतलब पहले भारत बना, भारत से निकल के, मतलब जब ही भारत बना तभी पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान से बाद में निकल के कौन बनता है, बांग्लादेश बनता है। अब चलते हैं श्रीलंका के ऊपर। तो श्रीलंका को पहले साइलोन बोलते थे। क्या बोलते थे? साइलोन। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये जो आइलैंड था, ये डिवाइडेड था छोटे छोटे किंगडम के अंदर। अब एक किंग आता है, दत्ता गामी, दत्ता गामनी, सॉरी, दत्ता गामनी ट्राई करता है इस पूरे आइलैंड को यूनाइट करना, मतलब पूरे श्रीलंका को यूनाइट करना चाहता था। कौन? ये जो दत्ता गामनी था।
लेकिन इसको इस चीज करने में काफी टाइम लग जाता है। 3rd सेंचुरी BC के अंदर जो आइलैंड था, इसको काफी किंगडम क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब साउथ इंडिया के जो राजा थे वो इसको अटैक करना स्टार्ट करते हैं। 11वीं सेंचुरी के अंदर जो चोला एम्पायर था साउथ इंडिया के अंदर, वो कंट्रोल कर लेता है किसके, श्रीलंका के नदन पार्ट को, मतलब नॉर्थ श्रीलंका को कौन कंट्रोल कर लेता है, चोला किंग। ठीक है, चोला किंगडम जो है वो इसको कंट्रोल कर लेता है। 12वीं सेंचुरी के अंदर यहाँ पे एक नया राजा आता है, कौन, कर्मा पाराकर्मा बहु। ठीक है, पाराकर्मा बहु एक नया किंग आता है किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर, जो यूनिफाइड करता है पूरे आइलैंड को, पूरे श्रीलंका को यूनिफाइड करते हैं। इसकी डेथ के बाद फिर वो चर्च पूरा फैल जाता है। इसकी वजह से जो चॉपस्टिक फैलता है तो उसकी वजह से तमिल किंगडम बनता है, किसके अंदर, नॉर्थ के अंदर। ठीक है, जहां पे पहले चोला किंगडम ने अटैक कर लिया था, उसको पूरा अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था। और फिर उसके बाद एक राजा आया जिसने पूरा कंट्रोल करा, पूरा उसको यूनिफाइड करा। फिर उसके बाद तमिल किंगडम बन जाता है नॉर्थ के अंदर, उसकी डेथ के होने बाद। 50s के टाइम पे, लेट 50s के टाइम पे जो पोर्तुगीज है वो आते हैं, और श्रीलंका उस टाइम पे डिवाइडेड था 3 किंगडम के अंदर, सिन्हाला और सिन्हाला थे साउथ और सेंटर के अंदर, और तमिल किंगडम थे नॉर्थ के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा 3 उसके अंदर डिवाइडेड था। पोर्टुगीज आके क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं इसके कोस्ट के एरिया को। फिर 60s के टाइम पे डच आते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं सिन्हाला की मदद से, और डच के बाद फिर कौन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, मतलब वही है कि पहले कौन आया, पहले पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद डच आए, डच की और ब्रिटिश की लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटिश जीत गया। ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया किसको, पूरे श्रीलंका को। ठीक है, और यहाँ पे एक किंगडम था उसको भी क्या कर लिया, पूरे को कंट्रोल कर लिया। ब्रिटिश ने काफी चेंज लेकर आए, जैसे टी, रबर, कोकोनट वगैरह, ये सारी चीजें वहां पे स्टार्ट कर दी, और इंग्लिश को भी वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, 80s के टाइम पे लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, वो चाहते थे अपने यहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना। वो नहीं चाहते थे पूरे यहाँ पे क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस भग जाए, बन जाए। तो इस मूवमेंट ने उन्होंने चाहा कि हमारे यहाँ पे स्कूल खुले और स्कूल के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन हो, लेकिन ये तुम जो किशनरी वगैरह लेकर आ रहे हो ना, ये नहीं चाहिए हमको। ओवर द टाइम लोगों ने बात करा कि हमको अब अपनी सरकार के ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब उन्होंने बोला ये बहुत हो गया ब्रिटिश का कंट्रोल, अब हमको अपना खुद का कंट्रोल चाहिए गवर्नमेंट के तरफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लोगों ने, अब लोग अवेयर होने लगे पॉलिटिक्स को लेकर। 1950 के अंदर जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करा, सिन्हालास के लीडर्स को, सिन्हालीस लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे INC के लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट करके रखा हुआ था ना, ऐसे ही वहां के लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1919 के अंदर जो साइलोन नेशनल कांग्रेस बनती है, जो क्या करती है, बोलती है कि देखो भाई हमको पावर दो, और ये बजट के ऊपर और इलेक्टेड लीडर हमको गवर्नमेंट के अंदर चाहिए। 1920 के अंदर जो ब्रिटिश थे वो नया लॉ बनाते हैं जहां पे अलो करते हैं कि ठीक है भाई, तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते हो इलेक्ट करके खुद रिप्रेजेंटेटिव बना लो, लेकिन कंट्रोल हमारा ही होगा। 1931 के अंदर नया लॉ बनता है जहां पे हर किसी को राइट दिया जाता है, राइट टू वोट का, कि देखो भाई सभी लोगों को राइट टू वोट मिलेगा, अब हर कोई वोट कर सकता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी आती है, और सिन्हालीस नेशनलिज्म यहीं से ग्रो होता है। ठीक है, सिन्हालीस नेशनलिज्म यहीं से ग्रो होता है। 1944 के अंदर जो ब्रिटिश है वो एक प्लान बनाते हैं कि अब श्रीलंका को हम सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे, उनकी खुद की गवर्नमेंट दे देंगे, लेकिन अभी भी डिफेंस और फॉरेन अफेयर के ऊपर हमारा ही कंट्रोल होगा। लेकिन वही है कि 1944 के टाइम पे लोगों को भाई अब अपना खुद का कंट्रोल चाहिए, वो बाहरी मैटर हो या अपना खुद का मैटर हो। तो श्रीलंका के लोगों ने अब डिमांड करनी स्टार्ट कर दी अपनी फुल इंडिपेंडेंट की, कि हमको पूरा इंडिपेंडेंट चाहिए। इंडिया को 1947 के अंदर आजादी मिल गई थी, तो उसी के प्रेशर में श्रीलंका ने भी प्रेशर डाला किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, कि हमको भी आजादी चाहिए। तो उसी के एक साल बाद 1948 के अंदर श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था बड़ा पीसफुल था, बड़ी शांति से उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, इंडिया की तरह ड्रामेटिक नहीं था। ठीक है, तो श्रीलंका को ऐसे इंडिपेंडेंट मिला। अब चलते हैं नेपाल के ऊपर। नेपाल पहले छोटे छोटे किंगडम के अंदर डिवाइडेड था। 70s के अंदर पृथ्वीनारायण शाह, मतलब एक शाह डायनेस्टी यहाँ पे आती है और वो रूल करना स्टार्ट करती है, उसने पूरे नेपाल को यूनाइटेड करके रखा। अब ब्रिटिश आ जाते हैं 80s के टाइम पे। ब्रिटिश क्या करते हैं कि देखो भाई तुमको अपना खुद का रूल रखना है रखो, लेकिन तुम पे हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तुमको हम कंट्रोल करेंगे।
उन्होंने कभी भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करा। हमारे यहाँ पे भी तुमने देखा था प्रिंसली स्टेट है, और एक खुद का डायरेक्ट प्रोविजंस है किसका, ब्रिटिश का, जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था। प्रिंसली स्टेट के अंदर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, बाहरी मैटर्स को संभालते थे। तो ऐसे ही उन्होंने नेपाल के ऊपर करा। जब इंडिया को आजादी मिली तो उसके बाद नेपाल को भी आजादी मिल गई, और नेपाल ने भी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के बाद जब नेपाल इंडिपेंडेंट हुआ तो राणा फैमिली ने पूरे नेपाल को कंट्रोल करके रख दिया। अब नेपाल के अंदर पहले से राजा का रूल रहा है और एकदम से एक फैमिली आके कंट्रोल कर रही है, मतलब एक पूरा डिक्टेटरशिप आ गया है, जिसकी वजह से पूरा इंस्टेबिलिटी हो गया है। अब 1915 के अंदर राजा क्या करता है, इंडिया की सपोर्ट से पूरा कंट्रोल कर लेता है किसके ऊपर, नेपाल के ऊपर, और राणा फैमिली को पूरा ओवरथ्रोन कर देता है। जिसकी वजह से जो राणा का कंट्रोल था, राणा फैमिली का कंट्रोल था, वो निकल जाता है और राजा ही यहाँ पे अब मोनार्की स्टार्ट हो जाते हैं किसके अंदर, नेपाल के अंदर। अब हम भूटान के ऊपर चलते हैं। तो भूटान भी छोटा छोटा रीजन के अंदर डिवाइडेड था। 60s के अंदर तिब्बतन प्रिंस आता है, साबदुंग, ये आके इसको यूनाइटेड करता है किसको, भूटान को। 80s के टाइम पे भागे भागे ब्रिटिश आते हैं और वो क्या करते हैं, भूटान के साथ वॉर करते हैं। वॉर के बाद जो भूटान है वो एग्री कर जाता है, चलो ठीक है, ब्रिटिश वगैरह फॉरेन अफेयर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, करो भाई, लेकिन इंटरनल मैटर हम खुद संभालेंगे अपना, हमारे देश के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना वो हम देखेंगे, बाहर ही तुम संभाल लो बेशक से। जैसे भारत को आजादी मिला तो उसके बाद भी किसको मिल गया, ब्रिटेन को मिल गया, ठीक है। 1949 के अंदर भूटान भी क्या हो गया, फ्री हो गया, इंडिपेंडेंस उसको मिल गई। अब चलते हैं मालदीव्स। मालदीव्स भाई पहले, मालदीव्स के अंदर इंडियन, श्रीलंका और ईस्ट एशिया के लोग आके सेटल हो गए थे, ठीक है। अब इस जो ये पूरा आइलैंड है कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम के अंदर कब, 1100, ठीक है। 11th सेंचुरी के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरे आइलैंड को इस्लाम कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूल कर रहे थे सुल्तान। फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करें तो पोर्तुगीज आते हैं और पोर्तुगीज पूरे मालदीव्स को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिटिश ने कंट्रोल करा, ऐसे ही पोर्तुगीज ने पूरे मालदीव्स को कंट्रोल करके रखा। डच और ब्रिटिश का भी इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, मालदीव्स के ऊपर। ये इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था मालदीव्स के ऊपर, इनडायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब डिफेंस और फॉरेन अफेयर को कौन चलाते थे, ये चलाते थे यूरोपियन वाले, ठीक है। ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच वगैरह संभालते थे, लेकिन यहाँ पे सुल्तान ही लोकली रूल करेगा। 1965 के अंदर मालदीव्स को गेन हो जाता है क्या, इंडिपेंडेंस, मतलब फुली इंडिपेंडेंट हो जाता है वो ब्रिटेन से। अब वो एक रिपब्लिक बन जाता है 1968 के अंदर, मतलब यहाँ पे खुद का सुल्तान अब इलेक्टेड होगा और वही रूल करेगा। अब कोई यूरोपियन कंट्री का कोई बाहरी या अंदरूनी मामले में कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो यहीं पे ऐसी मालदीव को आजादी मिलता है। तो हमने एक एक करके देखा हर एक कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल की कैसे हर एक देश को आजादी मिला है। तो हमने पहले इंडिया की बात करी, देन उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर उसके बाद भूटान, फिर नेपाल, फिर मालदीव। तो जैसे ही पूरे साउथ एशियन कंट्री का क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस मिला है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।